दी। हाय एवरीवन। आज 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 8 कराते हैं। मैंने चैप्टर फर्स्ट का लगभग थ्योरी लगभग कंप्लीट कर दिया है। कंटिन्यूस फोर्स बाकी है, वो कभी ना IIT ना नीट ना बोर्ड कभी पूछा नहीं जाता वो, लेकिन उसके बारे में फिर भी बताऊंगा मैं, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया रहे क्या होता है, ठीक है। और आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, एक एक नंबर के छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और उसके बाद में एक दो न्यूमेरिकल, और बाद में कल भी अगले 2 लेक्चर भी मैं न्यूमेरिकल पे लेने वाला हूँ। तो फिर उसके बाद ही हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कुछ 13 या 14 छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन न्यूमेरिकल तैयार किए हैं, उनके बारे में बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, इज रिपल्सन ए ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? क्या रिपल्सन? नॉट अट्रैक्शन। आई एम नॉट सेइंग अबाउट अट्रैक्शन, आई एम सेइंग रिपल्सन। इज रिपल्सन ए ट्रू टेस्ट? सो ये डिस्कस करते हैं। देखो, मैं एक कंडक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। उस पर मैं डेवलप करता हूँ। मान लो ये कंडक्टर है, इसको मैंने करंट से दे दिया था नेगेटिव चार्ज, और दूसरा कंडक्टर है जो न्यूट्रल था, ठीक है, न्यूट्रल था, और मैं इस कंडक्टर के पास लेके आता हूँ। जैसे कि इस न्यूट्रल के पास लेके आता हूँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस साइड थे वो उस तरफ भगा देता है, और इधर सारे होल खाली हो जाते हैं। इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओके, ये क्या था? ये चार्ज था, ये कंडक्टर चार्ज था, और ये न्यूट्रल था, ठीक है। मैं अगर तुम्हें ना बताता कि कौन सा चार्ज है और कौन सा न्यूट्रल है, और दोनों को पास लेके आता और ये अट्रैक्ट करते, तो क्या तुम बता पाते कि कौन सा, किसने किसको अट्रैक्ट किया? नहीं बता पाते, क्योंकि चार्ज ऐसे दिखाई नहीं देता। चार्ज को हम फील नहीं कर सकते, ठीक है। चार्ज को केवल चार्ज ही फील कर सकता है। अगर मैं तुम्हें कोई चार्ज कंडक्टर देता हूँ, तुम कहीं भी किसी भी चीज ऐसे ऐसे करके हाथ से, कागज से, किसी भी तरफ लेके जाओ, वो पता ही नहीं चलेगा उसका कि वो चार्ज भी है। उसके चार्ज होने का तभी पता चलता है जब दूसरा कोई चार्ज कंडक्टर उसके पास, दूसरी कोई चार्ज चीज उसके पास लेके आई जाती है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊं कि कौन सा चार्ज है और कौन सा न्यूट्रल है, और तुम पास लेके आते हो, अट्रैक्ट होते हैं, तो तुम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि किस पे चार्ज था और किसने किस पे चार्ज को इंड्यूस कर दिया, ठीक है, और किसने किसको अट्रैक्ट किया, नहीं पता लगता, ठीक है। ये था अट्रैक्शन। मान लो अब क्या है दूसरा, ये मैंने एक चार्ज लिया था, दूसरा न्यूट्रल लिया था, मैं दोनों चार्ज लेता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसा ले लिया, और एक से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे, वो पॉजिटिव बन गया, एक को मैंने दे दिए थे, वो नेगेटिव बन गया, और दोनों को पास लेके आया, दोनों चार्ज थे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखो, एक न्यूट्रल था, एक चार्ज था, दोनों को अट्रैक्ट किया, दोनों चार्ज थे, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। अगर मैं दोनों को इनमें अगर मैं नहीं बताता हूँ, देखो इनमें मैं नहीं बताता हूँ कि कौन सा चार्ज है, पता नहीं चलेगा, और तुम पास लेके आते हो, दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो तुम फिर भी ये नहीं बता सकते, कि इसमें एक चार्ज था या एक न्यूट्रल था, क्योंकि चार्ज और न्यूट्रल भी अट्रैक्ट करते हैं, दोनों चार्ज हो तो भी अट्रैक्ट करते हैं, तुम बता ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक न्यूट्रल लिया था, एक चार्ज लिया था, उसने भी अट्रैक्ट किया था, और यहाँ पे दोनों चार्ज थे, उसके बावजूद भी अट्रैक्ट किया। अगर मैं इनको छुपा लूँ तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा चार्ज है और कौन सा चार्ज नहीं है, क्या दोनों चार्ज थे या एक चार्ज था एक न्यूट्रल था। तो अट्रैक्टिव फोर्स से नहीं पता चलता, ठीक है, कि किस कंडक्टर का कैसा नेचर है। देखो, लेकिन रिपल्सन से पता चलता है, वो बताता हूँ। इसलिए रिपल्सन इज ए ट्रू टेस्ट। मैं लेके आता हूँ, एक पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने इलेक्ट्रॉन दिए एक कंडक्टर को, दूसरे वाले को भी मैंने इलेक्ट्रॉन दिए, दोनों रिपेल करेंगे। जैसे ही दोनों रिपेल करेंगे तो तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि भाई दोनों के दोनों चार्ज है। मुझे ये नहीं पता कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है या दोनों के दोनों नेगेटिव है, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तुम ये तो नहीं बता सकते कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन तुम ये जरूर बता सकते हो कि दोनों के दोनों चार्ज हैं। पता चल गया। और इससे नहीं पता चल रहा था कि क्या एक न्यूट्रल है या एक चार्ज है या एक दोनों चार्ज है, इससे नहीं पता चलता अट्रैक्शन से, क्योंकि दोनों केस में अट्रैक्शन होता है। लेकिन रिपल्सन के मामले में दोनों पे सेम चार्ज होगा। अगर दोनों पे डिफरेंट कर दिया तो फिर से अट्रैक्शन हो जाएगा। अगर मान लो दोनों से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ, उसके बाद इनको पास में लेके आता हूँ, फिर से रिपल्सन हो जाएगा। तो फिर तुम्हें पता चल गया कि हाँ यार, चार्ज मुझे नहीं पता दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव, लेकिन दोनों पे चार्ज सेम है, ऐसे पता चलता है, ठीक है। रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। और एक और एग्जांपल देता हूँ। देखो, ये अर्थ है, ये मून है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, अट्रैक्शन है। तो क्या बोलते हैं, अगर अट्रैक्टिव नेचर होता
तो अगर हमें अट्रैक्शन से पता चलता है कि अट्रैक्शन से इलेक्ट्रिफिकेशन का पता चल जाता है, तो हम ये भी कह देते हैं कि मून और अर्थ के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशन फोर्स भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स तो दुनिया भर के होते हैं, ठीक है, लेकिन रिपल्सिव और अट्रैक्टिव ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है, ठीक है। इसलिए अट्रैक्शन वाले फोर्स से पता नहीं चलता, ना तो तुम ये बता सकते हो कौन सा चार्ज है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा वाला चार्ज है। और कई बार क्या बोलते हैं, दूसरे फोर्सों में भी अट्रैक्शन होता है, लेकिन रिपल्सन से पता चलता है कि हाँ यार दोनों में चार्ज हैं, दोनों में या तो दोनों के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं या दोनों में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इससे पता चलता है इलेक्ट्रिफिकेशन का, इसलिए रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। ओके, तो दूसरा करते हैं अब हम। दूसरा क्या है, द वैल्यू ऑफ, हाँ, इज देयर एनी लोअर लिमिट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कोई लोअर लिमिट भी है कि उससे नीचे हो ही नहीं सकता ये, हो सकता, क्योंकि देखो फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो कांस्टेंट है, किन्हीं दो चार्ज के बीच में मैं इसको भी क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को भी कांस्टेंट रखता हूँ, ठीक है, ये कांस्टेंट है। ये डिपेंड करता है इस पे, चार्ज पे। जितना छोटा चार्ज लोगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2, जितने ज़्यादा ये छोटे होंगे उतना कम फोर्स होगा। सबसे छोटा पैकेट कौन सा होता है चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का। या तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हो, या तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हो, या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो, या दोनों के दोनों प्रोटॉन हो, ठीक है। क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट जो पैकेट होता है वो प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का होता है। तो सबसे छोटा चार्ज, लोअर लिमिट, किन्हीं भी, अगर मैं इसकी ये डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस ले लेता हूँ, ठीक है, इसका रेडियस, इनके बीच की डिस्टेंस को कांस्टेंट रखता हूँ, ठीक है। अब इससे ज़्यादा अगर ये कांस्टेंट रखने पे अगर चार्ज बढ़ाता जाऊंगा, पैकेट बढ़ाता जाऊंगा, एक तरफ 10 पैकेट कर लिए, दूसरी तरफ 15 बढ़ाता जाऊंगा, तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इससे कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कभी हो ही नहीं सकता। दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन, या एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इससे कम फोर्स कभी हो ही नहीं सकता। तो लोअर लिमिट क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, दो इलेक्ट्रॉन या दो प्रोटॉन, या एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन, दो पैकेट, क्योंकि इससे छोटा पैकेट होता ही नहीं है, ठीक है। इनमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों प्रोटॉन भी हो सकते हैं। ये कांस्टेंट था, ठीक है, इसको चाहे मैं एक मान लूँ। तो क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट कितनी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, सबसे छोटे पैकेट के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो लोअर लिमिट होती है। सबसे छोटा पैकेट पता है तुम्हें क्या होता है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन की। अभी तुम्हें एक चार्ज दे दिया जाता है, ठीक है, और तुमसे पूछा जाता है कि ये कितने पैकेट का बना है, ठीक है। मैं छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये मैंने शायद पहले भी कराए हैं, फिर से रिपीट हो जाएंगे जिन बच्चों ने नहीं देखा, और भी काफ़ी क्वेश्चन है। देखो ये पूछ रहा है कि ये कितने पैकेट से मिलके बना है, प्रोटॉन के पैकेट से मिलके बना है या इलेक्ट्रॉन के पैकेट से मिलके बना है। यहाँ से देख के पता चला ये इलेक्ट्रॉन का ढेर है, ये मिलके तो बना है इलेक्ट्रॉन के पैकेट से, ठीक है। अब ये कितने पैकेट से मिलके बना है, इससे डिवाइड कर दो। क्या आता है तुम्हारे से, जब क्वांटाइजेशन की बात आती है तो तुम्हारे दिमाग में सीधा आता है ये फॉर्मूला। तुम्हें चार्ज दिया है टोटल, और तुमसे पूछा है कि मुझे पैकेट बताओ, कितने नंबर ऑफ पैकेट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पैकेट से मिलके बना है, कितने पैकेट से मिला है, n बताना है मुझे, ठीक है। तो ये देखना, ये ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, 1 प्लस का 2, नीचे 1.6, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में नीचे 100, ऊपर 10, इससे ये कट गया, ठीक है। 192.016 यानी कि 192.132 120 कितने पैकेट से मिलके बना है, 120 पैकेट। किसके पैकेट, इलेक्ट्रॉन के पैकेट से मिलके बना है, ठीक है, ये पता चल गया, ठीक है। अगला करते हैं, कॉज ऑफ चार्जिंग। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है।
जब तुम्हें कहा जाता है या तुम कहते हो कि मैं तो अपना फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है तुम्हारी बैटरी में पहले इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे और वो अब बैटरी डेड होने के बाद में बैटरी एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसमें अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तुम चार्जर लगा के उस बैटरी को फिर से इलेक्ट्रॉन से भर देते हो। बैटरी चार्ज करने का सिंपल मतलब होता है बैटरी को इलेक्ट्रॉन से फिर से भर देना। तो ये कॉज ऑफ चार्जिंग पूछ रहा था मैं, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पहले बैटरी डेड थी, तुमने चार्जर लगाया फिर से भर दी इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, द कॉज ऑफ चार्जिंग। अच्छा, इसके बाद आते हैं, कोई पूछता है कि भाई मैं किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी कंडक्टर के ऊपर 1000 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा? सिंपल, एक पे कितना होता है? इतना होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे उतना टोटल चार्ज आ जाएगा। माइनस का होता है, ये देखो, ये 10⁻3, ये -19, तो ये -16 हो जाएगा, इतना कूलम्ब चार्ज। अगर किसी कंडक्टर के ऊपर 1000 पैकेट है या 1000 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा? इतना, दैट्स इट। ओके, धीरे धीरे करके आराम से देख लेना, ठीक है, कहीं मैं आगे भी आ जाता हूँ क्वेश्चन पे तो कर लेना प्लेबैक। अच्छा, एक देखो, कहता है कि इंडक्शन की एक सीरीज बनाओ। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, वी आर डू इट। हम क्या करते हैं, एक ग्लास रोड लेते हैं, ग्लास रोड को एक कंडक्टर के पास लेके आते हैं, बोलता है इंडक्शन करके दिखाओ हमें, ठीक है। इंडक्शन फिर से रिपीट हो जाएगा तुम्हारा। जैसे ही इसके पास लेके आता हूँ, पॉजिटिव सारे के सारे, ये कंडक्टर था, न्यूट्रल था, सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले हुए थे, सब अपने अपने घरों में थे। अब मैं इसको लेके आया इसके पास, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर से भाग के इधर आ गए, अपने अपने कमरे छोड़ के इधर खाली करके आ गए। अब तुम इसके पास एक और कंडक्टर लेके आओ, ये पॉजिटिव चार्ज है इधर, तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर भाग के आ जाएंगे। एक और लेके आओ, ये पॉजिटिव है, फिर से इस वाले कंडक्टर के सारे न्यूट्रल थे पहले, ठीक है। अगर तुम्हें पूछा जाए कि इस कंडक्टर पे नेट चार्ज कितना है, याद रखना इसकी वजह से पोलराइजेशन हुआ है, ठीक है, लेकिन चार्ज कहीं से कहीं भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो नेट चार्ज पूछेगा ना किसी के ऊपर, तो नेट चार्ज तो जीरो ही होगा, क्योंकि जितने नेगेटिव थे उतने ही पॉजिटिव है। 3 और 3 6, 3 और 3 6, नेट चार्ज तो जीरो ही है, जितने नेगेटिव उतने ही पॉजिटिव। लेकिन इंडक्शन कैसे हो रहा है, इंडक्शन की सीरीज कैसे बनाऊं, ये तुम्हें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। नेट चार्ज किसी पे जब तक कहीं से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किए, कहीं पे लिए नहीं, तब तक जीरो रहेगा। अगर इस पर परमानेंट चार्ज करना है तो इसको अर्थ से कनेक्ट कर दो, अर्थ हमारी माता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी, 6 कमरे भर देगी और ये क्या हो जाएंगे ये, और इसको हटा लो, फिर इसको काट के फिर हटाओ इसको, तो परमानेंट हो गए, ठीक है। फिलहाल हम वो नहीं कर रहे, हम परमानेंट चार्ज की बात नहीं कर रहे, हम फिलहाल इंडक्शन की एक सीरीज बना रहे हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा सब कुछ, ठीक है। बनाते जाओ, अच्छी लंबी सीरीज बन जाएगी, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ये, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ओके, इंडक्शन का सीरीज हो गया। फिर ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्या हो गया यार। ओके, देखो, ये है एक कंडक्टर, इस पे चार्ज है नेगेटिव, इसको मैंने चार्ज कर दिया, ठीक है, करंट से। अब एक कंडक्टर दूर रखा था, न्यूट्रल था, ये याद रखना ये इतना ही बड़ा है, आइडेंटिकल है, इसकी रेडियस, दोनों की रेडियस सेम है और दोनों की जो मटेरियल है सेम मटेरियल से बने हैं, ठीक है। अब मैं इसको इसके पास लेके आता हूँ, जैसे ही मैं इसको पास लेके आया और मैंने इसको साथ टच किया, ये दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मैंने बताया दोनों सेम साइज के हैं, सेम मटेरियल के बने हैं, ठीक है। जैसे ही लेके आया तो चार्ज यहाँ से, पहले इस पर क्यू था, अब यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, और जैसे ही टच करने के बाद मैंने दोनों को हटाया, तो याद रखना दोनों पे कितना कितना चार्ज हो जाएगा। पहले मैं कांटेक्ट में लेके आया इनको, फिर मैंने सेपरेट कर लिया, Q/2 हो जाएगा दोनों पे, ठीक है, याद रखना। इस पे 16 थे तो अब कितने हो जाएंगे, 8 8। इसकी वजह क्या है, याद रखना, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर जब तक चार्ज बहता है, जब तक दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता,
क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल थे, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए थे, सेम साइज के थे, तो दोनों का पोटेंशियल कब सेम होगा, जब दोनों पे सेम चार्ज होगा। पहले क्यू था इस पे अकेले पे, अब क्यू बाई टू हो गया। कब तक चार्ज बहेगा, जब तक दोनों पे पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और पोटेंशियल क्या है, क्या बीमारी है, ये नहीं, ये आने वाले तीसरे चैप्टर में है शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक के, तो वहाँ पता चलेगा। तुम्हें बस ये याद रखना, जब दो आइडेंटिकल कंडक्टर को एक साथ लाए जाते हैं, किसी एक पे चार्ज होता है, तो कॉन्टैक्ट में लाने के बाद में दोनों पे आधा आधा बढ़ जाता है। इसकी वजह होती है पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होता, जब तक चार्ज बहता रहता है। पोटेंशियल एक प्रेशर का काम करता है, ये चीज़ें मैं समझाऊंगा डिटेल में अच्छे से कि क्यों बहता है। जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है ना, ऐसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाता है। ये डिटेल में समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, तज्जिया उड़ाएंगे उसकी, ठीक है। तो अब तुम्हारे समझ में आ गया, अब दोनों का इक्वल पोटेंशियल हो गया है, दोनों पे इक्वल चार्ज हो गया है, तो इसलिए क्यू बाई टू पोटेंशियल आगे समझेंगे। Okay, next question, let's get. No, but this. देखो, electrostatic force like gravitation is obey inverse square law. Inverse square law. यही तो था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो सेम था, यही था, G m1m2/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, यही तो है, सेम है। तो दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर ला है, ठीक है। अब देखो इनवर्स स्क्वायर ला क्या होता है, अगर तुम इसकी डिस्टेंस को, इन दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस को मान लो आर थी, अगर डिस्टेंस को डबल करते हो ना, तो फोर्स स्क्वायर के यानी कि 4 गुना कम हो जाता है, यानी कि ये कीप ऑन इंक्रीजिंग, आर इंक्रीजिंग और फोर्स डिक्रीजिंग, कितने से, स्क्वायर से, ठीक है, फोर्स डिक्रीजिंग। ये तुमने डबल किया, इसकी डिस्टेंस को तुमने डबल किया, 1 मीटर थी पहले, तुमने 2 मीटर किया, ये 2 मीटर किया तुमने, फोर्स कितना, 4 गुना कम हो गया। ये तुमने 3 मीटर किया, यानी कि ट्रिपल किया, ये फोर्स 9 गुना कम हो गया। ये तुमने 4 मीटर किया, पहले 1 मीटर था, फिर 4 गया, 4 गुना बढ़ाया, यहाँ 16 स्क्वायर। देखो दो तुमने यहाँ 2 बढ़ाया, ये 4 से कम हो गया, ये बढ़ाते जा रहे हो, ये कम होता जा रहा है उसके स्क्वायर से। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, ऐसे करते जाओगे, ठीक है। डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे, फोर्स उसके स्क्वायर से कम होता जाएगा। और अगर डिस्टेंस को डिक्रीज करते जाओगे, कितने से, यहाँ पे डबल कर रहे थे डिस्टेंस को, अब तुम क्या बोलते हैं, हाफ से कम कर रहे हो, यानी कि ये देखो, ये आर लेता हूँ मैं, ये एफ लेता हूँ। तुमने क्या किया, डिस्टेंस पहले आर थी, तुमने क्या करी, 1/2 आर, यानी कि हाफ कर दी, तो यहाँ पे फोर्स कितना बढ़ेगा, इसके स्क्वायर से, यानी कि 4 टाइम बढ़ जाएगा फोर्स। इसको तुम 3 गुना छोटा करोगे, ये 9 गुना बढ़ जाएगा। तो इसको 4 गुना छोटा करोगे, ये 16 गुना, 5 गुना 25 गुना बढ़ जाएगा। ये डिक्रीज कर रहे हो तुम, आर डिक्रीजिंग, और ये एफ इंक्रीजिंग, इतने टाइम से, ठीक है। तुम हाफ से डिक्रीज करते हो, ये 4 टाइम इंक्रीज कर जाता है। 3 9, 4 16, 5 25, सेम है, देखो 2 4 3 9, लेकिन ये यहाँ पे इतने टाइम से डिक्रीज कर रहा था, ये इतने टाइम से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, ये तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। जब तुम्हें बार बार लिख के आर को 1/4πε Q1 Q2 आर को डबल कर दिया, बार बार 2r का स्क्वायर लिखने का, 3r का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बोलता है कि इतना इतना फला फला फोर्स था, ठीक है, फला फला फोर्स था, मैंने इसकी डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दिया, तो तुमसे पूछेगा फोर्स कितना हो गया। फोर्स जो टोटल फोर्स आया था उसको 9 से डिवाइड कर दो, कहता मैंने तो 4 गुना कर दिया, टोटल फोर्स जो आया था उसको 16 से डिवाइड कर दो, मैंने तो फोर्स को इतना कर दिया, 5 गुना कर, मैंने डिस्टेंस को 5 गुना कर दिया, तो पहले जो फोर्स आया था ओरिजिनल डिस्टेंस में जो फोर्स आया था उसको 5 गुना कर 25 से डिवाइड कर दो, कर दोगे ना ये। अब तुम्हें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा कर दोगे तुम। ओके, like gravitation force, electrostatic force is also conservative.
देखो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारी माँ ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट, फील्ड को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम फील्ड लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये फील्ड लाइन होती है। इसमें मान लो कोई मास का एक टुकड़ा, ये चांद है, चांद को पहले ए पोजीशन पे था और इसको बी पोजीशन पे लेके आते हो तुम, तो चांद को चाहे तुम ऐसे लेके आओ या ऐसे लेके आओ या डायरेक्ट लेके आओ, ठीक है। ये डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये डिपेंड नहीं करता कि तुम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे कौन से पाथ से लेके आए, डायरेक्ट लेके आए या नचा नचा के लेके आए, कैसे लेके आए, कौन से पाथ से लेके आए, ए टू बी डजंट मैटर। ए टू बी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है, फाइनल से इनिशियल, बस ये इस पे मैटर करता है। कंजर्वेटिव फोर्स और जो वर्क डन करता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, कौन से पाथ से लेके आए उससे मैटर नहीं करता। इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी फील्ड लाइन, पॉजिटिव की फील्ड लाइन कैसी होती है मैंने कल भी बताया थोड़ा बहुत बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड में और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। उसके बताने का अब ये फायदा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक छोटा चार्ज था, ठीक है, पहले ए पोजीशन पे था, अब बी पोजीशन पे है। इसको ए से बी डायरेक्ट लेके आओ या कैसे लेके आओ डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये बस ये देखता है कि पहले कहाँ था और बाद में कहाँ आया, इनिशियली कहाँ था और फाइनली कहाँ आया, कैसे लेके आए तुम उसे, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कौन से पाथ से लेके आए, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। और शायद इसका आगे आएगा भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसके डेरिवेशन होंगे वो आगे कराएंगे, ठीक है। ओके हाँ ठीक है, ये कराते हैं। ये कहता है कि 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वाटर में, 1 ग्राम वाटर में H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितना नेगेटिव चार्ज होगा और या फिर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, ये बताना है। हमें क्या पता है, H का क्या होता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। जब किसी एटम के मास के बारे में भी बात की जाती है तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है कि उसको काउंट भी नहीं किया जाता, उसके मास में कोई फर्क ही नहीं पड़ता एटम के मास पे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो टोटल मास जब किसी एटम का पता लगाना होता है तो पता किया जाता है कि कितने प्रोटॉन है उसमें, कितने न्यूट्रॉन है, दोनों को जोड़ा जाता है, बस वही मास काफ़ी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें इसका एटॉमिक मास क्या है, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने के बाद में टोटल कितना हो गया 18 ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हो गया 18 ग्राम, ठीक है। अब देखो 18 ग्राम में 1 मोल हो गया ये, यानी कि H2O के 18 ग्राम में कितने एवोगैड्रो नंबर, कितने 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 H2O के मॉलिक्यूल होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे। 18 ग्राम H2O, मैंने 18 ग्राम पानी ले लिया ना, उसमें इतने इतने H2O मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, जब 18 में इतने थे तो 1 ग्राम में इससे डिवाइड कर देता हूं मैं, ये लो 1 ग्राम पानी में कितने H2O मॉलिक्यूल होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसमें याद रखना। हाइड्रोजन में कितना होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो यहाँ से कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो ये तो 2 एटम थे, एक एटम था तो 8, तो एक H2O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखना एक H2O में 10 इलेक्ट्रॉन, अब ये कितने H2O हैं, 1 ग्राम में इतने सारे H2O मॉलिक्यूल होते हैं, अब एक में इतने होते हैं तो इतने सारे में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। इतने क्या आ जाएंगे, आ जाएंगे, देख मैं करके दिखाता हूँ एक हल्का सा, क्या क्या करवा के छोड़ेंगे यार, ये 24 नीचे 18, ये पॉइंट वाला नीचे 100 लेके चला गया मैं, ये मैंने 22 कर दिया ऊपर, हाँ 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 18 6 2 कितना हो गया ये, 18 दूनी 36, 18 3 54, ओके 60, 18 3 54, ओके
6 0 नहीं 62 था ना, ये 8 हो जाएगा। हाँ 18 चौक 72, फिर से 8, 18 चौक 72 ही चलता ही रहेगा। ठीक है, 3344 इंटू 10⁻22, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये पूछता है कि कितना चार्ज होगा। जब हमें पता चल गया कि 1 ग्राम पानी में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव चार्ज कितना होगा? टोटल इतना। अब ये पूछता है पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। पॉजिटिव भी तो सेम, पैकेट तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने नेगेटिव कर लिया था, प्रोटॉन के लिए ये लो, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 1 ग्राम पानी में ये लो, कितना पॉजिटिव चार्ज इतना, कितना नेगेटिव चार्ज इतना, कंप्लीटली न्यूट्रल, क्योंकि तो इक्वली चार्ज है। तो ये आ गया तुम्हारे 1 ग्राम H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हमें पता, हमें H2 में कितना, H2 का एटॉमिक वेट कितना होगा? इतना होगा। इस क्योंकि इसका हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, और दोनों को 2 एटम को मिला के इसका 2, इसका 16, टोटल 18 ग्राम। 18 ग्राम में H2 के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? इतने। 1 ग्राम में कितना होगा? 18 को नीचे लेकर चले जाएंगे, तो 1 ग्राम H2 में कितने H2 के मॉलिक्यूल होंगे? इतने। एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, दैट्स इट, फिनिश। देखो अब 1 ग्राम का हो गया ना। अब मैं तुम्हें कराता हूँ और बाकी चीजें। अब मैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा ये हो गया है, 2 न्यूमेरिकल और कराता हूँ ऐसा, ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। देखो ये कहता है 20 ग्राम ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सिंपल। अब ऑक्सीजन का देखो एटॉमिक वेट कितना होगा? 16 16 32, 2 है ना, एक का 16 होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का एक, अगर एक ऑक्सीजन एटम है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के 16 बनता है, तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो 32 ग्राम में कितने कितने O2 मॉलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने। 1 ग्राम में कितने होंगे? अरे 23, ये है एवोगैड्रो नंबर। 1 ग्राम में कितने O2 मॉलिक्यूल होंगे? इतने O2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल। अब हमें पता करना है एक O2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, और 2 में कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। यानी कि 1 ग्राम, हाँ 1 ग्राम में कितने O2 मॉलिक्यूल हो गए? इतने। अगर ये पूछता है कि 20 ग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है, तो 20 ग्राम में 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 गुना 602 इंटू 10⁻23/32, इतने। 20 ग्राम ऑक्सीजन, 20 ग्राम मैंने ऑक्सीजन ली, तो उसमें O2 मॉलिक्यूल कितने होंगे? इतने। अब एक मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन थे, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16 से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। पूछता है नेगेटिव चार्ज कितना होगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एक पैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही पॉजिटिव होगा। अब ये पूछता है दूसरा कि 20 ग्राम CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 20 ग्राम CO2 में। देखो मैं तुम्हें दिमाग में बैठाने के लिए ये सवाल एक और करा रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर से आ जाओ। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के 12, ऑक्सीजन का वही 16 16 36, क्योंकि 2 है तो 32, 32 से 44 ग्राम। 44 ग्राम में कितने CO2 मॉलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने। 1 ग्राम में कितने होंगे? देखो बार बार ये करा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये अब ये निकाल मत देना, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आ सकता है कहीं भी, बोर्ड में भी और मे बी नीट में भी आ सकता है। ठीक है, और 1 ग्राम में अब तुम्हें पता चल गया 1 ग्राम CO2 में इतने नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल है, तो 20 ग्राम में कितने होंगे? 20 ग्राम CO, 1 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है, तो 20 ग्राम में 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम्हें पता चल गया कि 20 ग्राम CO2 में CO2 पे कितने मॉलिक्यूल होंगे? इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में एक एटम है तो 6, ऑक्सीजन में 8 और 8, क्योंकि 2 एटम है। कार्बन का 6, ऑक्सीजन के 2 है, तो 8 और 8 16, कितने? 22 इलेक्ट्रॉन। एक CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कितने हमारे पास CO2 कितने हैं? इतने सारे CO2 हैं। तो अगर एक CO2 में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सारे में कितने होंगे? 22 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा ये इतने नंबर ऑफ क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन आ गए 20 ग्राम CO2 में। ठीक है, ये सवाल हो गए हैं।
फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पुट इन द कमेंट बॉक्स, और मुझे लगता है कोई दिक्कत आएगी नहीं वैसे। चलो कितना टाइम हो गया? 46। चलो ठीक है, आज बहुत हो गया। ओके गाइस, आज 6-7 कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, 1-2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल थे, कुल मिला के 12-15 हो गए हैं। अगर नेक्स्ट 2 लेक्चर भी आएंगे वो भी न्यूमेरिकल के बारे में ही होंगे, तो उसके बारे में टेंशन मत लेना। इस चैप्टर के एक न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी, take care of your elders, and one of the most important thing, follow the lockdown instructions, stay at home, defeat the corona, be healthy, sleep tight, good night.